सप्रेम नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज जो दुष्यंत कुमार इनकी गज़ल कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, इस गज़ल पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। यह गज़ल BA, BCom, BSc प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में रखी गई है, द्वितीय सत्र में, और उसी को लेकर आपके सम्मुख यह गज़ल प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो गज़लकार का नाम है दुष्यंत कुमार। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के राजपुर नवादे में 1 सितंबर 1933 में हुआ था। इनका मूल नाम दुष्यंत कुमार त्यागी है। इनकी जब रचनाओं की बात आती है तो उसमें उन्होंने सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, छोटे छोटे सवाल, दुहरी जिंदगी, साये में धूप आदि रचनाएं लिखी है, जिसमें इन्होंने जो साहित्य की सेवा की है, साहित्य की आराधना की है। और उस आराधना करते करते यह अपने उम्र के 42 वर्ष में यह जगत छोड़कर चले गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई। वो दिन था 30 दिसंबर 1975। प्रस्तुत जो गज़ल है, इस गज़ल में राजनीति पर उन्होंने प्रहार किया है। राजनीति में जो आज विकृतियां हैं, उसे निर्भीकता से पाठकों के सामने रखने का प्रयास किया है, क्योंकि आज भी वह स्थितियां कहीं कहीं बदली नहीं है, और इसलिए दुष्यंत कुमार की गज़ल आज भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक लगती है, जिसमें राजनीतिक विकृतियां और विषमताओं को निर्भीकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो वो गज़ल इस तरह से है। गज़ल का नाम कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, पहली गज़ल है। कवि इसमें वो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति स्पष्ट करते हुए कहते हैं, आज राजनीति की स्थितियाँ क्या है, किस तरह से माहौल बदल गया है, किस तरह से लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं। एक तरफ खुशी है, एक तरफ वह दुष्ट प्रवृत्ति है, एक तरफ अपनी इच्छाओं की वहाँ पर अभिव्यक्ति है। यह समझ में नहीं आ रहा लोगों को, हम कौन हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में लोग जी रहे हैं। इसलिए कभी सामाजिक स्थिति को प्रस्तुत करते हुए कहता है, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। एक तरफ वहाँ पर कई लोग वहाँ पर गीत के माध्यम से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, अपने मन की वह अभिव्यक्ति की भावना, जो वहाँ पर अपने अधिकार को मांग रहे हैं, अपनी स्थितियाँ वहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग चिल्ला रहे हैं। चिल्लाना और गाना ये परस्पर विरोधी क्रिया है। कुछ समाज वहाँ पर चैन के साथ, खुशी के साथ जीवन जी रहा है, वह गाते गाते आराम से अपना जीवन यानी खुशी से वहाँ पर सुविधा का लाभ उठाते हुए वहाँ पर जीवन जी रहा है। लेकिन एक दूसरा भी वह दृष्टिकोण है, समाज है, जहाँ पर लोग चिल्ला रहे हैं, उन्हें वहाँ पर अपने अधिकार की प्राप्ति नहीं हो रही है, अपने जीवन में कहीं भी वहाँ पर उन्हें अपने कर्तव्य का जो अपने कर्तव्य है वह करते हुए कहीं ना कहीं वो बाधित हो रहे हैं। इसलिए एक तरफ अच्छी भावना है, दूसरी तरफ दुष्ट प्रवृत्तियां है।
क्योंकि यह राजनीति में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, देश किस ओर जा रहा है, कौन सी स्थितियां हैं, हमें क्या करना है, ये समझ में नहीं आता। इसलिए कभी इस राजनीतिक स्थितियों को लेकर कहता है, एक तरफ लोग जहाँ पर खुश है अपने अधिकार को लेकर, लेकिन दूसरे तरफ जिन्हें रोजी रोटी का, जिनके सामने प्रश्न है, आने को प्रश्न सामने है, रोटी कपड़ा मकान हो या और कई प्रश्न हो, उनको लेकर लोग चिल्लाते हुए समय वह चिल्ला रहे, उन्हें समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, हम कौन है, हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है। ये स्थिति, इन स्थितियों में लोग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कवि कहता है कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। कुछ लोगों का विद्रोह दिखाई देता है, कुछ लोग अपने ही जीवन में व्यस्त है। इस तरह से दोहरी स्थिति वहाँ पर सामने आ रही है। एक तरफ दुष्ट प्रवृत्ति है, एक तरफ वहाँ पर अपनी अच्छी भावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है। लोगों की, जब लोगों का अधिकार लोग मांग रहे हैं, तब उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, और अधिकार मांग रहे कुछ, उसे पैरों तले कुचलने लगे हैं। उन्हें पता नहीं ही नहीं चलता क्या हो रहा है। जब लोग अपने अधिकार, उनका वो अधिकार है, जब अधिकार की मांग करते हैं तो उन्हें राजनीति के माध्यम से वहाँ पर पैरों तले कुचला जाता है, उन्हें दबाया जाता है। ये स्थितियाँ जब समाज में आने लगी है, और इसलिए तब दुष्यंत कुमार ने अपने इस गजलों के माध्यम से कहा था, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। सामाजिक राजनीतिक स्थिति इसमें व्यक्त होती है। दूसरी बात कवि कहता है दूसरे गजल में, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कंवल के फूल कुम्हलाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो। ये कंवल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। और इस तरह से वह कवि कहता है दूसरे गजल में, आप व्यवस्था बदलनी चाहिए, स्थितियां बदलनी चाहिए, वहां पर परिवर्तन होना चाहिए। और इसलिए क्योंकि तालाब में जो पानी है, उसमें जो फूल है, वह फूल गुलाब के उसमें कुम्हालने लगे हैं, वहाँ पर नष्ट हो रहे हैं। और इसलिए व्यवस्था में जो अव्यवस्था है, आम आदमी का शोषण हो रहा है, उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। और आदमी को समझ में नहीं आता कि आज़ादी के बाद भी उन्हें अधिकार की प्राप्ति नहीं हो रही है। और इसलिए सामाजिक स्तर पर लोग यह सोचते हैं, यह सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए कवि कहता है, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कंवल के फूल कुम्हालने लगे हैं। यानी यह व्यवस्था पर बैठे हुए, तत्कालीन स्थिति में की बात है, व्यवस्था में बैठे हुए जो राजनीतिक दल है, पार्टियां है, या अपने लिए खुद कर्जे के लिए जीवन जी रहे हैं, समाज के बारे में कुछ लेना देना नहीं है। और इसलिए आम आदमी जो की पीड़ा है, वो पीड़ा उसी तरह से बरकरार है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। और इसलिए जो आम व्यक्ति है वो उसी तरह से पीड़ा झेलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसलिए कवि कहता है कि आज़ादी मिलने के बाद भी आम व्यक्ति को वहाँ पर अधिकार नहीं मिल रहे हैं। और इसलिए वहाँ पर कवि इस सरकार को, उस शासन को, तत्कालीन स्थिति के वो कहता है, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कंवल के फूल कुम्हालने लगे हैं। और इस तरह से दुष्यंत कुमार ने तत्कालीन स्थिति में जब ये कविता लिखी गई थी, तब शासन जो कोई होगा, और उस शासन के लोगों की जो मनोवृत्तियाँ थी उस पर प्रहार किया है। वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं, वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। कभी अगले गजल में कहता है, कोई अगर अधिकार के प्रति सचेत होकर अपना अधिकार मांग रहा है, और अधिकार जब नहीं मिलता तब कानून हाथ में ले रहे हैं लोग। जब एक मर्यादा, ये सीमा से परे पानी चला जाता है,
तब लोग वहाँ पर कानून हाथ में लेने का प्रयास करते हैं। और उसी तरह से कभी कहता है वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। जब लोग अपने अधिकार के प्रति सचेत है, जागृत हो गए हैं, उन्हें अपना अधिकार मालूम है और वह पाना चाहते हैं, इसलिए जब प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते करते जब वो कानून हाथ में ले रहे हैं, तब और कानून हाथ में लेकर फांसी के फंदे तक उनकी वह बात जारी है। और जब वह कहते हैं कि हमें अधिकार चाहिए तो ऐसे समय में कुछ अवसरवादी लोग जो मतलबी होते हैं, जो चापलूसी करते हैं, ऐसे अवसरवादी लोग कानून वह जो अपने अधिकार मांग रहे हैं उन लोगों को कानून समझा रहे हैं, कायदे समझा रहे हैं, उन्हें अपने मतलब के बातों में गुमराह कर रहे हैं। अवसरवादी लोग जिसे कहा जाता है, जब तक काम है तब तक मीठी मीठी बातें करने वाले लोग अवसरवादी है, मतलब के लिए जीवन जीने वाले हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग होते हैं। और इसलिए कवि कहता है वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। जब हम अपने अधिकार की बात करते हैं तो वह लोग वहाँ पर हमें अधिकार की बात, कायदे कानून की बात वहाँ पर कहते लगते हैं। इसमें से एक वर्ग अधिकार को लेकर वहाँ पर सजग है, एक वर्ग समाज के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर अधिकार को लेकर सजग है, दूसरा वर्ग डर से भाग रहा है, मुझे कुछ लेना देना नहीं, वो चुप बैठा है। और इस तरह से समाज में दो वर्ग है, एक वर्ग अधिकार पाना चाहता है, दूसरा वर्ग डरा हुआ है, वो चुपचाप बैठा है, वो अपने अधिकार के प्रति सजग होकर भी कुछ कहता नहीं है। और इस तरह से कवि कहता है वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। आगे कवि कहता है एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है, एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है जिसमें तहखानों में तहखाने लगे हैं, जिसमें तहखानों में तहखाने लगे हैं। कवि यहाँ पर कहता है सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक इस धरोहर में, सामाजिक स्थितियों में आम आदमी बदलाव के लिए जब प्रयास कर रहा है, उसे वहाँ पर अब इस अभाव की स्थिति में भी कुछ सुविधा मिल रही है, कुछ सुविधाएं मिल रही है, लेकिन वो कैसी है? जैसे कब्रिस्तान में घर है, वो कब्रिस्तान में घर है और उसमें भी यानी अभाव की व्यवस्था है, पूर्ण वह व्यवस्था नहीं है, पूर्ण अधिकार नहीं है, पूर्णता वह सहायता नहीं है, उसमें भी कहीं अव्यवस्था है। और इसलिए कवि कहता है जैसे कब्रिस्तान के में घर मिला है, लेकिन उसमें भी वहाँ पर तहखाने हैं, उसमें भी घरों में घर है, तहखाने हैं। और इस तरह से अभाव में कुछ सुविधा है मिल रही है, लेकिन वह भी पूर्ण नहीं है। और इस तरह से वहाँ पर कवि कहता है बहुत अनेक असुविधा वहाँ पर दिखाई देती है, खुशहाली समाधान कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब यह है कहीं पर भी खुशहाली समाधान नहीं है। एक कब्रिस्तान में घर मिला था जिसमें तहखानों में तहखाने लगे हैं, यानी वहाँ पर कुछ सुविधा दी जा रही है, लेकिन उसमें भी असुविधा ही दिखाई देती है, कोई समाधान नहीं है। इस तरह से कवि कहता है। आगे कवि कहता है मछलियों में खलबली है, मछलियों में खलबली है, अब सफीने उस तरफ जाने से कतराने लगे हैं। मछलियों में खलबली है, अब सफीने उस तरफ जाने से कतराने लगे हैं। आगे कवि कहता है वहाँ पर जो समाज है, समाज में खलबली है, जागरूकता हो रही है, समाज चाहता है बदलाव हो, समाज चाहता है कुछ मिले। वहाँ पर मछलियों खलबली आप सफीने उस तरफ, लेकिन जहाँ से आवाज़ उठ रही है, जहाँ पर से अधिकार मांगा जा रहा है, जो लोग अपने अधिकार के प्रति सजग है, उस तरफ यह राजनीतिक लोग नहीं जाते, डर रहे हैं। उस किनारे जाने में, उस लोगों की तरफ जाने में ये लोग डर रहे हैं, क्योंकि समाज में बदलाव है, समाज में अधिकार के प्रति लोग सजग हो गए हैं। और इसलिए जब अधिकार मांग रहे हैं उस तरफ वह
अधिकार की बात जब करता है तो उनसे यह राजनीतिक लोग डरते हैं और उस किनारे नहीं जाते, उस लोगों की तरफ नहीं जाते। और इसलिए समाज में अब चेतना जागृत हो रही है। लोग अधिकार के प्रति जब जागृत होता है तब ये राजनीतिक लोग वहाँ पर उस तरफ नहीं जाते। इसलिए कवि कहता है मछलियों में खलबली है, अब सफीने उस तरफ जाने से कतराने लगे हैं। आगे कवि कहता है मौलवी से डांट खाकर अहले मकतब फिर उसी आयत को दोहराने लगे हैं। आगे कवि कहता है अपने, इसका मतलब क्या होता है, अपने वरिष्ठ नेता की डांट खाकर उनके चेले फिर पार्टी की बात कर रहे हैं। कोई अगर पार्टी छोड़कर चला जाता है, कोई विरोध में बात करना चाहता है, कोई अलग अपना अस्तित्व बनाना चाहता है, तब वह अपने वरिष्ठ दल के नेता जो होता है उनसे दबाव डाला जाता है और दबाव डालकर उन्हें वहाँ पर मजबूर किया जाता है। और मजबूर करने के बाद वह जो लोग दल छोड़कर जा रहे थे, वह इनकी विचारों से परे जा रहे थे, दूसरे विचारों के बारे में सोच रहे थे, तब उन्हें दबाव डाला गया वरिष्ठों के द्वारा। और इसलिए जो लोग जा रहे थे वो वापस आकर उसी जो दल छोड़कर जा रहे थे उसी दल के जो विचार है उनका प्रसार करने लगे हैं। अपना पार्टी की बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, समाज को बता रहे हैं। और बदली हुई इन स्थितियों में वहाँ पर कवि कहता है वहाँ पर एक जो वरिष्ठ नेता इस तरह से दबाव डालकर, यानी किसी को आज़ादी नहीं दी जा रही है। मौलवी से डांट खाकर अहले मकतब फिर उसी आयत को दोहराने लगे हैं। जैसे कोई मौलवी है, कोई अध्यापक है, उसे डांट खाकर वो बच्चे बार बार जैसे रटते हैं, वह कुछ कहते नहीं है, जैसा कहा गया है वैसा करता है। और उसी तरह से यह सामाजिक स्थिति है, वरिष्ठ नेता कैसा है वही बात वहाँ उसी तरह से ये बातें चलती रही है। और इसलिए कभी अंतिम जो गज़ल है उसमें कहता है अब नई तहजीब के पेशे नज़र हम आदमी को भूनकर खाने लगे हैं। अब यह सामाजिक स्थिति ऐसी हो गई है वर्तमान की या तत्कालीन स्थिति की, वहाँ पर बदली हुई स्थिति में आदमी को भून कर खा रहा है। जबकि पहले आदमी में मनुष्य में प्रेम था, लेकिन अब वो प्रेम बचा नहीं है। आदमी का मनचाहा शोषण किया जा रहा है और इस तरह से आदमी का शोषण करता है, मनुष्य नहीं मनुष्य का शोषण करते हुए दिखाई दे रहा है राजनीति। और इस तरह से आज की वर्तमान स्थिति में वहाँ पर वह जो स्थितियाँ कहीं दिखाई देती है, वही स्थितियाँ मानव दुष्यंत कुमार ने तत्कालीन स्थिति में इस गज़ल के माध्यम से प्रस्तुत की है। कवि कहता है अब नई तहजीब के पेशे नज़र हम आदमी को भूनकर खाने लगे हैं। और वहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पैर खींच रहा है, शोषण कर रहा है, उसे आगे जाने के लिए कई षड्यंत्र कर रहा है। और इस तरह से यह समाज की स्थितियाँ हो गई है। यह किसी को देश के बारे में, समाज के बारे में, विकास के बारे में कुछ लेना देना नहीं है। मनचाहा शोषण, जब किसी जिसका शोषण करना है उसका शोषण किया जा रहा है। एक दौर ऐसा भी था जब आदमी के बीच बराबरी के संबंध थे, लेकिन अब आदमी को भूनकर खाने लगा है। ये बदलते हुए हालात का परिणाम है। दुष्यंत कुमार ने राजनीतिक विकृतियाँ और विषमताओं को निर्भीकता से इस गज़लों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यह वीडियो ज़्यादा न बढ़े इसलिए संक्षिप्त में वहाँ पर जितना हो सके उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बाकी सब कक्षा में देखते हैं। नमस्कार।